बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरफान सदीकी मेरे दोस्त हैं। जापान में बिजनेस और सहाफ़त करते हैं। जापानी गाड़ियां लातीनी अमेरिका और अफ्रीका एक्सपोर्ट करते हैं। खुशहाल जापानी पाकिस्तान हैं। कैरियर का आगाज़ सहाफ़त से किया था और ये शुगल आज भी जारी है। कॉलम भी लिखते हैं और रिपोर्टिंग भी करते हैं। ये चंद दिन के लिए इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए और मुझे इनके साथ वक्त गुजारने का मौका मिला। गुफ्तगू के दौरान इन्होंने बताया, दूसरी जंग अज़ीम के बाद जापान में बेइंतहा गुर्बत थी। 1960 तक इनके बच्चे खुराक की किल्लत का शिकार थे। ये बच्चे लागर और कमज़ोर पैदा हुए थे और इनकी परवरिश में भी कमी रह जाती थी। लिहाजा इनके कद छोटे, हड्डियाँ कमज़ोर, वजन कम और रंग पीले थे। जापानी इस दौर में 24 घंटे में सिर्फ एक खाना खाते थे। इन्होंने इस दौर में अंदाज़ा किया, हम अगर दिन 3 बजे खाना खाएं तो 24 घंटे गुजार सकते हैं। चनाचा ये दिन 3 बजे खाना खाते थे और अगली खुराक की बारी अगले दिन आती थी। इस वक्त इनकी हालत ये होती थी। पाकिस्तान ने 1957 में चावलों से भरा हुआ एक बहरी जहाज टोक्यो भिजवाया। जहाज पर जापान की इमदाद के लिए पाकिस्तान का तोहफा लिखा हुआ था और इसकी तस्वीरें बाकायदा अखबारात में शाया हुई और पूरे जापान ने हाथ जोड़कर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। जापानियों को आज भी पाकिस्तान का ये एहसान याद है। मैंने अरफान सदीकी से अर्ज किया, जापान दुनिया के इन 4 मुल्कों में शुमार होता है जिनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात शुरू दिन से हैरानकुन रहे। हिंदुस्तान के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन पाकिस्तान और भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी देना चाहते थे। इसकी वजह जापान था। जापान ने 1945 में 15 अगस्त को अमेरिका के सामने सरेंडर किया था। इत्तेहादी फौजें अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय मुल्क 15 अगस्त को यौम फतह के तौर पर मनाते थे। लॉर्ड माउंटबेटन की ख्वाहिश थी 15 अगस्त 1947 को जब पूरा बरतानिया यौम फतह मना रहा हो और भारत और पाकिस्तान की पैदाइश इस वक्त हो ताकि हर साल जब इन दोनों मुल्कों के लोग आज़ादी की तकरीबात मनाएं तो इस वक्त जापानी अफसरदा हों और ये खेल ताबत जारी रहे। ये मंसूबा जब कायद-ए-आज़म के सामने पेश किया गया तो आपने फौरन इनकार कर दिया। कायद का कहना था, हम अपना यौम आज़ादी किस दूसरी कौम की शिकस्त पर नहीं रखेंगे। लिहाजा कायद-ए-आज़म के इसरार पर पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन का प्रपोजल कबूल कर लिया, जिसके नतीजे में भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ और ये आज भी जापान के यौम शिकस्त पर अपना यौम आज़ादी मनाता है। जापानी आज तक पाकिस्तान का ये एहसान नहीं भूले। दूसरी जंग अज़ीम में शिकस्त के बाद जापान ने तवान अदा करना शुरू किया। ये आज भी अमेरिका को हर साल $10 बिलियन अदा करता है। पाकिस्तान का इस तवान में छठा हिस्सा था। कायद-ए-आज़म ने इस वक्त अपना ये हिस्सा भी जापान को माफ कर दिया था, जब हमारे पास सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए रकम नहीं थी। जापानी आज तक ये एहसान भी नहीं भूले और पाकिस्तान ने अपने इब्तदाई दिनों में जापान को नकद इमदाद भी दी और जापान को आज तक ये भी याद है। चनाचा कहने का मकसद ये है, एक पाकिस्तान ऐसा भी होता था। हमारी दरियादिली सिर्फ जापान तक महदूद नहीं थी। हमने 1950 की दहाई में जर्मनी को 5 करोड़ रुपए कर्ज दिया था। पोलैंड के मुतासरीन को पनाह दी थी। चीन का दुनिया के साथ राब्ता कराया था। PIA दुनिया की पहली एयरलाइन थी जिसने चीन की सरजमीन को छुआ था और माओजेतंग और चुएनलाई ने एयरपोर्ट आकर हमारी फ्लाइट का इस्तकबाल किया था। हमने माओजेतंग को ज़ाती इस्तेमाल के लिए जहाज भी गिफ्ट किया था। ये जहाज आज भी चीन के म्यूजियम में पाकिस्तान के शुक्रिया के साथ खड़ा है। हमने अपने तुर्क भाइयों की क़याम पाकिस्तान से पहले भी मदद की थी और क़याम के बाद भी। तुर्की के ज़्यादातर इमराई फौजी अफसरों और सियासतदानों के बच्चे पाकिस्तान में तालीम हासिल करते थे। हमने इस्तांबुल में पहला बोइंग तैयारा उतारा था और तुर्की ने इसके लिए एयरपोर्ट पर नया रनवे बनाया था और पूरी कबीना इसके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट गई थी। हमने मोरक्को, ट्यूनिस और अलजायर की आज़ादी में भी मरकजी किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने इनकी सियासी क़यादत को पासपोर्ट भी दिए और अक़वाम मुत्तहिदा में अपने बेंच से इन्हें खिताब का मौका भी दिया। चीन और अमेरिका का पहला राब्ता और हेनरी किसिंजर और सदर रिचर्ड निक्सन के चीन के पहले दौरे का इंतजाम भी हमने किया था। चीन में लोहे का पहला कारखाना पीको की तर्ज पर लगा था और चुएनलाई इसे देखने के लिए अपने माहिरीन के साथ 1960 की दहाई में लाहौर आए थे। ईरान की तरक्की और यूरोप और अमेरिका के साथ ताल्लुकात में भी पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया था। शाह ईरान हर दूसरे माह पाकिस्तान का दौरा करते थे और पाकिस्तान की तरक्की को हैरत से देखते थे। फलस्तीन के लिए पहले आलमी आवाज़ हमने उठाई थी। शाम, उर्दन और मिस्र की सफारतकारी आज़ादी और बहाली में भी पाकिस्तान का अहम किरदार था। सऊदी अरब में 1970 तक पाकिस्तान से ज़कात जाती थी और सऊदी शहरी खाना काबा में पाकिस्तान के रिज़्क में इजाफे के लिए दुआएं किया करते थे। UAE की तरक्की में भी पाकिस्तान का अहम किरदार था। दुनिया की चौथी बेहतरीन एयरलाइन एमिरेट्स का कोड EK है। इसका K कराची है। ये एयरलाइन कराची से स्टार्ट हुई
हुई थी। हमने इन्हें जहाज भी दिया था और अमला, लिहाजा ये आज भी ईके अमारत कराची है। माल्टा के बच्चों के सिलेबस में PIA का पूरा बाब है। सिंगापुर एयरलाइन और पोर्ट दोनों पाकिस्तानियों ने बनाई। इंडोनेशिया और मलेशिया के अशराफिया के बच्चे पाकिस्तान में पढ़ते थे। मलेशिया का आइन तक पाकिस्तानी विकला ने लिखा था। जनूबी कोरिया की ग्रोथ में महबूबुल हक के 5 साला मंसूबे का अहम किरदार था। भारत 1990 की दहाई में पाकिस्तान से बिजली खरीदता रहा और मनमोहन सिंह ने शाइनिंग इंडिया का पूरा मंसूबा पाकिस्तान से लिया था। दुनिया की 3 बड़ी इंजीनियरिंग फर्म ने 1960 की दहाई में कंसोर्शियम बनाकर मंगला डैम की बिड की थी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग क्लास के तालिब इल्म जहाज भरकर मुताले और मुशाहिदे के लिए मंगला आते थे और इस मंसूबे को हैरत से देखते थे। मुस्लिम दुनिया के 27 मुल्कों के फौजी अफसर पाकिस्तानी अकेडमियों में ट्रेंड हुए और बाद अपने अपने मुल्कों में आर्मी चीफ बने। UAE के फरमानरवा ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान 1970 की दहाई तक पाकिस्तान के दौरे पर आते थे तो इनका इस्तकबाल कमिश्नर रावलपिंडी करता था। हमारे वजीर भी एयरपोर्ट नहीं जाते थे। और सबसे बढ़कर 1961 में जब अयूब खान अमेरिका के दौरे पर गए थे तो पूरी अमेरिका कबीना ने सदर जॉन एफ कैनेडी समेत एयरपोर्ट पर इनका इस्तकबाल किया और सदर अयूब खान एयरपोर्ट से व्हाइट हाउस खुली गाड़ी में गए और सड़क के दोनों साइड पर अमेरिकी अवाम फूल लेकर खड़े थे और पाकिस्तान जिंदाबाद और वेलकम वेलकम के नारे लगा रहे थे। पाकिस्तान ने एक दौर ऐसा भी देखा जब दुनिया हैरत से इसकी तरफ देखती थी और ये जर्मनी और जापान जैसे मुल्कों को कर्जे और इमदाद देता था। लेकिन फिर इस मुल्क पर एक ऐसा दौर आया जिसमें हम $1 अरब के लिए दुनिया के दरवाजे पर बेकारी बनकर बैठे हैं और दुनिया हमें गरूर और नफरत से देख रही है। एक वक्त था जब हम वीजे के बगैर पूरी दुनिया में सफर करते थे और एक वक्त अब है जब हमें अफगानिस्तान के वीजे के लिए भी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। ऐसा क्यों हुआ? हमने कभी सोचा? हमें मानना पड़ेगा, हमने बड़ी मेहनत और जद्दोजहद से इस मुल्क को बर्बाद किया है। हमने इसकी इज्जत और वकार को एड़ी चोटी का जोर लगाकर मिट्टी में मिलाया है। मगर सवाल फिर वही है, क्या हमारे पास वापसी की कोई गुंजाइश है? जी हाँ, अभी वक्त हाथ से नहीं निकला। ताहाल एक कौम है और हमारा जोग्राफिया भी बहाल है। लिहाजा हम अगर आज भी नींद से जाग उठें, हम अपने हाल पर रहम करें तो हम 10-20% में दोबारा इस लेवल पर आ सकते हैं जिस पर हम दूसरे मुल्कों को इमदाद और कर्ज दें। लेकिन इसके लिए हमें चंद बड़े फैसले करना होंगे। वो फैसले क्या हैं? हमें सबसे पहले सियासी इंजीनियरिंग बंद करना होगी। मुल्क में 5 साल बाद इलेक्शन हो और ये फ्री एंड फेयर हो। स्टैब्लिशमेंट इलेक्शन मैनेज ना करे, किसी को ओहदेदार को सिविलियन हो या मिलिट्री एक्सटेंशन ना दी जाए। कोई भी सियासतदान 2 या 3 से ज्यादा मुद्दत तक वज़ीर आज़म ना रह सके। मुल्क को बिजनेस फ्रेंडली बनाया जाए। कोई भी शहरी या गैर मुल्की मुल्क में कंपनी खोल सके और कारोबार कर सके और हुकूमत इसे 5 साल तक टैक्स की रायत दे। हम फौरी तौर पर आबादी कंट्रोल करें और 30 साल की उम्र तक तमाम लोगों को हुनरमंद भी बनाएं और मुल्क में कोई शख्स बेहुनर और बेरोजगार ना हो। काम को लाजम करार दे दिया जाए और जो शख्स काम ना करे पुलिस इसे गिरफ्तार करे और अपनी निगरानी में इसे काम पर छोड़कर आए और इसकी आधी तनख्वाह बहक सरकार जब्त कर ली जाए। और आखिरी मशवरा, मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स एक ही बार बैठकर अगले 20 साल का कौमी मंसूबा तैयार कर लें और फिर कोई शख्स इसे छेड़ने की जसारत ना करे और जो करे इसे करार वाकई सजा दी जाए। आप यकीन करें, हम इन चंद इकदामात से एक बार फिर इज्जत और आबरू की शाहरा पर आ सकते हैं, वरना हम इस तरह भीख मांग कर खत्म हो जाएंगे और तारीख के औराक में हमारा जिक्र तक नहीं होगा।